वेरी गुड इवनिंग। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी की तैयारी भी कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे सर किसकी। हमारा सब्जेक्ट जो है दैट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की बात करेंगे और उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सर दैट इज चैप्टर नंबर 1, जिसको हमने नाम दे रखा है इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, दो तीन चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट और एक रेजिडेंशियल स्टेटस। दो चैप्टर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम समझते जाएंगे। सर कैसे? बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलिए, तो आइए पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह समझे कि है भैया क्या इनकम टैक्स क्या भला है और कैसे कैसे देखेंगे। तो अगर हम टैक्स की बात करते हैं पहले, तो टैक्स क्या होता है, बहुत पहले से चला आ रहा है। टैक्स बेसिकली गवर्नमेंट ना, जो गवर्नमेंट है किसी भी कंट्री, वैसे तो हम इंडिया की बात करेंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो आपको कुछ फैसिलिटी देती है, कुछ आपको फैसिलिटी देती है। क्या फैसिलिटी देती है सर? हमें तो आज तक मिला नहीं। जैसे नंबर 1, आपको गवर्नमेंट ने रोड दिया। नंबर 2, गवर्नमेंट ने आपको पार्क दिया। नंबर 3, गवर्नमेंट ने आपको हॉस्पिटल दिया। हालांकि वहां ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, वो अलग बात है, लेकिन दिया तो ना। नंबर 4, गवर्नमेंट ने आपको स्कूल दिया। अब आप समझिए रोड बनाने में कितना खर्चा आता है। हाँ, टोल टैक्स लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन आप टोल टैक्स जितना देते हो उतना थोड़ी ना आप मतलब रोड बनाने का पूरा पैसा थोड़ी दे रहे हो। स्कूल के अंदर अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो एक नॉमिनल सा फीस होता है, बहुत ज्यादा फीस नहीं होती। और वहां के टीचर्स की सैलरी लाख रुपए से कम नहीं होती, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की। ऐसे ही आपको कॉलेज दिया, तो कॉलेज में जितने प्रोफेसर है उनकी भी सैलरी बहुत ज्यादा ज्यादा होती है, लेकिन आपसे फीस उतनी नहीं ली जाती। अगर सेम जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के हो, अगर आप मान लो किसी और कॉलेज से पढ़ रहे होते तो आपकी एक सेमेस्टर की फीस लाख रुपए तक होती। तो इस हिसाब से देखा जाए तो गवर्नमेंट आपको बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ये फैसिलिटी मैंने गिनवाया। अब इन फैसिलिटी के लिए सरकार को चाहिए पैसा। तो पैसा कहां से लाएगी सरकार? तो पैसा सरकार जो लाएगी वो लाएगी टैक्स के फॉर्म में, आपसे लेंगे। यानी हम हर व्यक्ति से किस फॉर्म में टैक्स से पैसा ले सकते हैं, यानी आपसे हम पैसे लेंगे और आपके ऊपर खर्च करेंगे। अलग बात, वो अलग बात है कि गवर्नमेंट पैसे लेती है, लेने के बाद बहुत सारा उसके अंदर घोटाला हो जाता है, स्कैम हो जाता है। वो अलग बात है कि वो अपने ऊपर ज्यादा खर्च कर लेती है, पब्लिक के ऊपर कम खर्च करती है वो। तो टैक्स के ऊपर गवर्नमेंट ने सोचा यार टैक्स के फॉर्म में पैसे लेने चाहिए। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने टैक्स का जो सिचुएशन बनाया, हालांकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम टैक्स, जैसे आर्टिकल 247 है, हमारे बहुत सारे हैं, तो हम उतने डीप उतने डिटेल में तो नहीं जाएंगे, कोई फायदा नहीं है जाके। हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट ने टैक्स दो तरीके बनाए थे। एक बनाया था गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स। एक गवर्नमेंट ने बनाया था डायरेक्ट टैक्स। एक गवर्नमेंट ने बनाया इनडायरेक्ट टैक्स। अब सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है? मान लो ये गवर्नमेंट, ये आप हो, ये आप हो और ये गवर्नमेंट है। मान लो ये आप और ये
गवर्नमेंट, है ना। अब आपने 20 लाख रुपए महीने की या 20 लाख रुपए आपने पूरे साल में कमाए, कितनी इनकम हो गई? 20 लाख। अब इसके ऊपर टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी किसकी है? पहले बता दो, यहां मैं लिख देता हूं, मान लेते हैं राम। तो आपने 20 लाख रुपए का इनकम कमाया, इस पे टैक्स देने की जिम्मेदारी किसकी है? टैक्स देने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार के पास जमा कौन कराने जाएगा? राम जाएगा या आपके पेरेंट्स जाएंगे या कौन जाएगा? कमाया आपने पैसे हैं, जल्दी बताइए। सर कैन यू रिपीट? अभी तक जो आपने बताया है इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से ज्वाइन नहीं हो पाया था, अभी ज्यादा कुछ नहीं बताया, बता देंगे। पहले ये बताइए मुझे कि राम ने 20 लाख रुपए इनकम कमाया, इसके ऊपर सरकार के पास टैक्स देने कौन जाएगा? सर राम जाएगा, बिल्कुल सही, राम जाएगा। यानी राम जो है, ये जो हमारा राम है, ये जाएगा सरकार के पास, सरकार के पास, सरकार के पास, सरकार के पास, और सरकार को टैक्स देगा और वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा, आ गया वापस, इसने टैक्स दे दिया। तो ये सरकार के पास डायरेक्ट जाके देता है। तो ऐसे टैक्स को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स, जो कि हमें डायरेक्ट सरकार को देना होता है, और इसका दूसरा नाम है हमारा इनकम टैक्स। अच्छा सर, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? देखिए, मान लीजिए राम है, और एक मान लीजिए दुकानदार है, और एक मान लीजिए गवर्नमेंट है। अब राम जाता है दुकानदार के पास, राम दुकानदार से बोलता है, भाई दुकानदार, मुझे एक काम कर, मुझे शर्ट दे दे तू। शर्ट कितने का है? दुकानदार ने बोला, भैया जो शर्ट है वो 1,000 रुपए का है, और इसके ऊपर आपका जीएसटी भी लग जाएगा 50 रुपए, यानी टैक्स भी लगेगा 50 रुपए, और आपके 1,050 बनते हैं। अब राम ने बोला कि ठीक है भाई साहब, 1,050 बनते हैं। राम ने अपने पॉकेट से 1,050 निकाले और किसको दे दिए जाके? राम ने 1,050 रुपए किसको दे दिए जाके? किसको दे दिए जाके? किसको दे दिए जाके? दुकानदार को दे दिए। ये लो भाई दुकानदार, 1,050 दे दिए। अब मुझे जवाब दो, राम ने जो 1,050 दिए सिर्फ शर्ट के दिए या कुछ टैक्स के भी पैसे दिए? शर्ट के दिए या कुछ टैक्स के भी पैसे दिए? ये बताइए मुझे। शर्ट के दिए या फिर कुछ टैक्स के भी पैसे दिए राम ने? बताइए फटाफट। राम ने सिर्फ शर्ट के पैसे दिए या फिर टैक्स के भी पैसे दिए? सर टैक्स का भी दिया है। अब टैक्स का दिया है, अब मुझे बताइए टैक्स का पैसा किसको दिया है? किसको? दुकानदार को दिया है। टैक्स का पैसा किसको दिया है? दुकानदार को। अब दुकानदार बोलेगा, ओहो, मेरे पास, मेरा 1,000 रुपए तो अपने पास रखेगा, और जो इसमें से 50 रुपए है, ये 50 रुपए दुकानदार जाएगा। अब दुकानदार जाएगा गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के पास। दुकानदार गया गवर्नमेंट के पास और बोला, गवर्नमेंट ने, हाँ जी हाँ, ये राम के टैक्स के पैसे थे, मैंने उससे ले लिए थे, आपको देने आया हूं। तो अल्टीमेटली देखो, राम का पैसा गवर्नमेंट के पास पहुंचा, लेकिन राम डायरेक्ट नहीं जा रहा गवर्नमेंट के पास, पहले इसके पास जा रहा है, फिर ये इसका पैसा पहुंचा रहा है। इसलिए इस टैक्स का नाम हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं? दो टैक्स आते हैं, एक हमारा है जीएसटी, जीएसटी, और एक है हमारा कस्टम, कस्टम लॉ। हालांकि ये सेमेस्टर 6 में आप पढ़ेंगे, सभी बच्चे पढ़ेंगे सेमेस्टर 6 में। तो दो प्रकार के टैक्स हो गए सर, एक कस्टम लॉ और जीएसटी। तो ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है इनडायरेक्ट टैक्स, पहली चीज। तो सर हम क्या पढ़ने वाले हैं? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में फॉरेन टैक्स भी आ जाता है हमारा, और इनकम टैक्स भी आ जाता है। तो हम जो पढ़ेंगे सर, इनकम टैक्स पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी होता है ना, जो इनडायरेक्ट टैक्स, जब सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स बनाया तो इसके अंदर ये देखा, अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, चाहे बीमार हो चाहे कोई भी हो, चाहे भगवान हो चाहे इंसान हो, कोई भी हो, इसने बोला भैया हम तो ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे, सबसे टैक्स लेंगे, सबसे टैक्स लेंगे। इनका ये कहना था, सबसे टैक्स लेंगे। और आप भी टैक्स देते हो,
आपने चिप्स का पैकेट लिया इंक्लूडिंग और टैक्स, उसमें टैक्स लिखा होता है, आपने टैक्स दिया। एक बच्चे ने, छोटे बच्चे ने दूध पिया, दूध के पैकेट पे भी कई बार मान लो टैक्स लिखा हुआ है, तो वो भी मान लो छोटे बच्चे ने भी दे दिया। भगवान के पास मंदिर में प्रसाद चढ़ाने गए, अगरबत्ती चढ़ाने गए, उस पर भी लिखा हुआ इंक्लूडिंग टैक्स, तो भगवान ने भी टैक्स दिया भाई। तो यानी ये टैक्स ऐसा है जिससे कोई नहीं बच पाएगा, कोई भी नहीं बच सकता इस टैक्स से। बीमार है तो तब भी वो टैक्स दे रहा है, वो जो कंज्यूम मेडिसिन कर रहा है उस पर भी तो टैक्स लग ही रहा है। तो जीएसटी भाई साहब हर किसी को देना देना होता है, भले ही उसे पता नहीं चलता, इसलिए तो इसका नाम इनडायरेक्ट टैक्स है। आपको पता ही नहीं चल रहा, आप पता नहीं कितने बचपन से लेके आज तक आपने दुनिया भर के टैक्स सरकार को दे चुके होंगे। जब भी आप मेरे से पढ़ रहे हो तब भी आप टैक्स दे रहे हो, आपको पता नहीं लग रहा है कि आप टैक्स दे रहे हो। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स था जिसके अंदर गवर्नमेंट ने बोला कि हम सिर्फ और सिर्फ ये कुछ व्यक्ति से लेंगे, और बेसिकली टारगेट बनाया कि हम अमीर व्यक्ति से लेंगे, रिच पर्सन से लेंगे। और अमीर व्यक्ति किसको कहा गवर्नमेंट ने? बोला भाई जिसकी इनकम, जिसकी एक सर्टेन इनकम लिमिट होगी, जिसकी एक इनकम लिमिट होगी उसको हम अमीर बोलेंगे। इनकम लिमिट में अगर मैं बात करूं तो हम बोल सकते हैं कि 2,50,000, 3 लाख रुपए हम बोल सकते हैं। 3 लाख रुपए जिसकी इनकम होगी उसको हम कहेंगे। तो यानी इनकम टैक्स ऐसा नहीं है कि हर कोई देगा, लेकिन डायरेक्ट टैक्स यानी, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स हर किसी को देना पड़ेगा। यहां पे कोई ऐसा नहीं है कि अमीर से लेंगे या गरीब से लेंगे। अगर मैं सरकार के रेवेन्यू और यहां से टैक्स लिया, कुछ पैसे यहां से आए सरकार के पास, कुछ पैसे यहां से आए, और यही पैसे यहां पे लगाया जाता है। आप देखोगे कुछ समय बाद ही एक बजट आने वाला है इंडिया का। हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला, निर्मला सीतारमन। तो निर्मला, निर्मला सीतारमन जो है वो लेके आएंगी कि हमारे खर्चे ये हैं और हमारी इनकम ये है। यानी वो एक खर्चा जो करने वाली है एस्टिमेटेड एक्सपेंस, और इनकम जो आने वाला है वो एस्टिमेटेड इनकम, इसको प्रेजेंट करेंगे। इसी को बजट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? बजट। जैसे हमने कोशिश की है कि इस बार इतने सड़कें बनाएंगे, इस बार कोशिश करी इतने हॉस्पिटल खोलेंगे, इतने स्कूल खोलेंगे, इतने लोगों को सब्सिडी देंगे, तो इसने डिसीजन ये लिया है, तो इसका मतलब जो इन्होंने करा है खर्चे का डिटेल। और इनकम कहां से लाओगे? हमारा डायरेक्ट टैक्स से इतना आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स से इतना आएगा, तो ये इनकम हो गया। तो गवर्नमेंट का अगर देखा जाए तो मेजर टैक्स का सोर्स ये है, मेन ये है, मेन ये है। इससे इतना ज्यादा कलेक्शन नहीं होता, ये ज्यादा मेन नहीं है, लेकिन इसे पढ़ना है, पढ़ना है। और टैक्स जो है दोनों अलग अलग है। ये आप सेमेस्टर 6 में पढ़ेंगे जीएसटी, और आप डायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे कब? अब आप पढ़ने जा रहे हैं क्या? डायरेक्ट टैक्स। सर वैट किस में आएगा? वैट जो है वो जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसी के अंदर आता है। सेल्स टैक्स को ही वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है। हालांकि ये एलिमिनेट हो चुका है, लेकिन पेट्रोल पे और वाइन के ऊपर अभी भी एप्लीकेबल होता है वैट, और बाकी सभी चीजों में से लगभग लगभग एलिमिनेट हो चुका है। तो सभी बच्चे अभी साथ के साथ, यानी हम क्या पढ़ने वाले हैं फटाफट कमेंट में बताइए। हम कौन सा टैक्स पढ़ने वाले हैं? तो जोर से बोलेंगे सर हम पढ़ने वाले हैं दैट इज इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। और इसका पूरा नाम है इनकम टैक्स एक्ट और 1961। सर एक्ट का मतलब क्या होता है? एक्ट का मतलब होता है कानून, लॉ। कानून कह लो या लॉ कह लो, अनुच्छेद कह लो, अनुच्छेद तो सेक्शन होता है खैर। एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 हम ये पढ़ेंगे। इसके अंदर यानी पहले देखते हैं, हम इसका थोड़ा सा पीछे जाते हैं। हुआ ये, वैसे तो बहुत पहले भी इनकम टैक्स था। आपने लगान मूवी देखा होगा, वहां पे अंग्रेज हमसे टैक्स लिया करते थे, जिसको लगान कहते थे। वो दैट इज ऑल्सो, वो क्या था? हमारा इनकम टैक्स ही था, वो एक प्रकार का टैक्स ही था। लेकिन धीरे धीरे हमारा टैक्स बदलता गया, तो 1961 में एक प्रॉपर तरीके से टैक्स स्ट्रक्चर बनाया गया। 1961 में बनाया गया टैक्स, और गवर्नमेंट ने बोला कि भैया अब टैक्स लगा दो इनके ऊपर। गवर्नमेंट ने बोला टैक्स लगाओ, गवर्नमेंट ने बोला टैक्स लगाओ, टैक्स को लगाओ, लगाओ। सरकार ने बोला भैया मत छोड़ो, टैक्स को लगा दो, लगा दो। अब सरकार ने बोला टैक्स को लगा दो, तो गवर्नमेंट ने 1961 के अंदर
जब टैक्स लगाने की कोशिश करी तो हर व्यक्ति की इनकम के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। हर एक व्यक्ति, अब किसी व्यक्ति के मान लेते हैं इनकम जो है वो मिला ही नहीं, किसी व्यक्ति को मिल गया, मिला या नहीं मिला इसको हम एक बार और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। हुआ ये, लगाने के लिए बोला गया, लेकिन ये जो टैक्स लगा ना, ये टैक्स पता है कब लगा आपको, मैं बताता हूं। लगाओ, लेकिन ये टैक्स लगा हमारा कब, ये लगा 1 अप्रैल, ये लगा हमारा 1962 में, 1 अप्रैल 1962 में, 1 अप्रैल, 1/4/1962 में ये इस दिन जाके अप्लाई हुआ। सर ऐसा क्यों? सरकार ने जब कानून बना लिया, कानून बना लिया कब, 1961 में। अब सरकार लोगों के पास जाएगी, गवर्नमेंट ने क्या करा, लोगों के पास गई, और लोगों के पास जाने के बाद गवर्नमेंट ने लोगों से कहा कि भैया, गवर्नमेंट गई लोगों के पास और बोला कि भैया टैक्स दे। तो पर्सन ने बोला भाई अभी तो मैंने अभी अपना P&L तैयार नहीं किया है तो मैं कैसे टैक्स दूं। गवर्नमेंट गया किसी सैलरी पर्सन के पास, ला भाई टैक्स दे। तो गवर्नमेंट, उसने बोला कि भैया अभी सैलरी मिला नहीं है, या सैलरी पे एक बार टैक्स दे दिया। तो गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल ही नहीं था कि वो ना लोगों से उस टाइम टैक्स ले पाए। तो वहां पे फैसला लिया गया कि भाई एक काम करते हैं कि टैक्स बना तो लिया कानून, अप्लाई अगले साल से करते हैं, पहले हम लोगों को बोल देते हैं कि तुम क्या करो, तुम पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पूरे साल भर आप पैसे कमाओ, पैसे कमाने के बाद आप हमें टैक्स दे देना, आप हमें टैक्स दे देना। तो एक सर्टेन डेट दिया गया, हमेशा याद रखना टैक्स कब निकाला जाता है, 31/3, हम सॉरी 31/7, 31/7। तो हम बात करेंगे आगे कि टैक्स कैसे निकाला जाता है। तो इनकम टैक्स एक्ट हम पढ़ने वाले हैं, जिसको बनाया गया था 1961 में, लेकिन अप्लाई हुआ 1962 में। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। चलिए एक बात हम देखते हैं और क्या पढ़ेंगे इनकम टैक्स के साथ साथ। लेकिन इन इनकम टैक्स के अंदर बड़ी सारी कमियां थी, बड़ी सारी कमियां, मतलब ही समझ में नहीं आ रहा था क्या कहते हैं। वहां पे जैसे लिख रखा था आ हाउस, तो एक हाउस है या कोई भी हाउस हो, कमर्शियल हाउस है या रेजिडेंशियल, बड़ी सारी कमी है। तो इसको, कमी को दूर करने के लिए इन्होंने बनाया रूल, रूल और क्लियरिटी, इनकम टैक्स रूल। तो हमें रूल भी पढ़ने पड़ेंगे, कहीं कहीं रेफरेंस में रूल आएगा कि अगर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कभी क्लियरिटी नहीं होता तो हम रूल के अंदर क्लियरिटी मिल जाता है, तब देखते हैं। इसके साथ साथ हमें फाइनेंस एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, फाइनेंस एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा जो कि हर बार बजट में आता है। इसके साथ साथ हमें केस लॉ भी पढ़ना पड़ेगा, केस स्टडी भी करना पड़ेगा। यानी कई बार क्या होता है, फैसला जजमेंट के पास आता है, कोर्ट के पास जाता है, और कानून में भी ऐसी बातें नहीं लिखी। जैसे मान लेते हैं, बोला गया कि अगर आपने घर बेचा तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, और मैंने क्या करा, घर नहीं बेचा, मैंने एक फ्लोर बेच दिया ऊपर का। अब गवर्नमेंट ने बोला भैया तुमने तो घर बेचा है, टैक्स दो। बोला मैंने कहाँ घर बेचा है, घर तो मेरे नाम पे, मैं यहीं रह रहा हूं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स क्या हो गए, डिस्प्यूट वाले हो गए। तो ऐसे जब डिस्प्यूट वाले पॉइंट हो जाएंगे कभी कभी, तो उसके अंदर कोर्ट बीच में आता है और कोर्ट अपना एक फैसला सुनाता है, उस फैसले के हिसाब से हमारा टैक्स आगे चलता रहता है कई बार। तो हमें इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है, रूल पढ़ना है, फाइनेंस एक्ट पढ़ना है, केस स्टडी पढ़ना है, कुछ क्लियरिटी, नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम ऑफिशियल गैजेट में देती है गवर्नमेंट, क्या करती है टाइम टू टाइम पे नोटिफिकेशन देती है, उस नोटिफिकेशन का भी ध्यान रखना है। यानी सर इतनी सारी बातें पढ़ना है, हाँ बिल्कुल, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना कि इतनी सारी बातें कैसे पढ़ेंगे और किस तरीके से करने वाले हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतनी सारी बातें चल रही है, मैं बीच बीच में बताता रहूंगा। तो अभी तक क्या देखा, इन शॉर्ट बोले तो सर इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स पे हम कौन सा पढ़ेंगे, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर हमें इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है, इनकम टैक्स रूल पढ़ना है, इनकम टैक्स नोटिफिकेशन पढ़ना है, कुछ केस स्टडी पढ़ना है, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। चलिए सर आगे बढ़ जाया जाए। आगे हम बढ़ते हैं। अब हमारा चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है। जो मैं बताने वाला हूं इसके अंदर से क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आता है।
दैट इज कॉल्ड, एक वर्ड होता है जो यूज होगा, कुछ हम वोकेबलरी टाइप से वर्ड पढ़ लेते हैं, असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, पिछली बार भी आया था। अब ये मान के चलिए आप एक चीज, कि अगर कोई पर्सन है उसको हमेशा टैक्स देना पड़ेगा या तो 31/7 को, या तो देना पड़ेगा आपका 30 सितंबर, और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग डेट है। मैंने दो डेट मेजरली बता दिया, हमारे लिए सीखा जाएगा 31/7, क्योंकि इनकम टैक्स ना कॉर्पोरेट का भी होता है, इनकम टैक्स इंडिविजुअल का भी होता है, इनकम टैक्स बहुत लोगों का होता है। हमारा सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ बताया जाता है इनकम टैक्स इंडिविजुअल के बारे में, इनकम टैक्स इंडिविजुअल के बारे में। पहले हम देखते हैं असेसमेंट ईयर। अगर मैं असेसमेंट की मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब होता है कैलकुलेशन। असेसमेंट का मीनिंग अगर बताएं तो इसका मतलब है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब क्या हो गया, कि आप अपना प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट निकाल लो, ऐसे समझते हैं इसको। मान लो ये साल है, ठीक है, ये साल है। साल हमेशा इनकम टैक्स कहता है भैया कि साल जो स्टार्ट होगा 1/4, मान लेते हैं 1/4/2023, और जो खत्म होगा वो खत्म होगा 1/4/31/3/2024। कब खत्म होगा, 2024 में। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस यानी प्रॉफिट कब कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिट कब कैलकुलेट करोगे, क्या आप 31 मार्च को अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो, कभी भी नहीं निकल सकता। क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालने के लिए क्या क्या काम करना पड़ता है सर, हमें जर्नल करना पड़ता है, हमें सर लेजर बनाना पड़ता है, हालांकि अब कंप्यूटराइज हो गया, लेजर के बाद बैलेंस शीट देखना पड़ता है, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। अब देखो ऑनलाइन का जमाना आ गया है, मेरे कोर्सेस आप कई बार रात को 12 बजे खरीद लेते हो। मान लेते हैं एक बच्चे ने 31 मार्च को रात को 11:59 पे खरीदा। अब मैं 1 मिनट के अंदर कैसे बैलेंस शीट बनाऊं, 1 मिनट में कैसे जर्नल एंट्री करूं, 1 मिनट में कैसे ट्रायल बैलेंस करूं, क्या ये पॉसिबल है कि मैं 1 मिनट में सारी डिटेल करके और 31 मार्च के रात के 12 बजे के बाद सरकार को बोलूं ये रहा मेरा टैक्स जमा कर लो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सरकार ने क्या बोला, बोला भैया देखो ये चीजें जो है ये पॉसिबल तो है नहीं, तो हम ऐसा करते हैं ना आपके लिए, आपको थोड़े समय एक्स्ट्रा दे देते हैं, आपको थोड़े समय एक्स्ट्रा दे देते हैं। गवर्नमेंट ने कहा हम आपको थोड़े समय एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये वाला जो साल है, यहां के बाद जो ग्रीन वाली लाइन है ये तो हो जाएगा स्टार्ट क्या 1/4/2024, और ये एंड कब हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा 31/3/2025 में एंड हो जाएगा। मैंने जो इनकम कमाया, मैंने जो इनकम कमाया, अब आपको जवाब देना है, मैंने इस साल इनकम कमाता गया, क्या मैं इस साल टैक्स दूंगा, बताओ। मैं इनकम कमा रहा हूं, क्या मैं यहाँ पे टैक्स दे सकता हूँ, नहीं सर नहीं दे सकते, क्योंकि आपने तो अभी कैलकुलेशन की ही नहीं। एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, क्या मैं इस तारीख को टैक्स सरकार को भर सकता हूं, क्या इस तारीख को मैं सरकार को टैक्स भर सकता हूं, बताओ। इस डेट पे क्या मैं सरकार को टैक्स भर दे सकता हूं, सरकार को प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट तैयार करके एकदम से टैक्स भर सकता हूं, जवाब दो मुझे फटाफट कमेंट में। सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे क्या मैं इस डेट पे इनकम टैक्स भर सकता हूं या नहीं। तो अमित का कहना है सर नहीं सर नहीं सर, तनिष्क का कहना है सर नहीं सर भर नहीं सकते। क्यों नहीं भर सकते सर, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी जल्दी आप कैलकुलेशन करो। सभी स्टूडेंट ने कहा कि सर इस डेट पे तो आप टैक्स भर ही नहीं सकते, जान लगा लो अपनी, लेकिन टैक्स नहीं भर सकते। मैंने कहा अच्छा इस डेट पे टैक्स नहीं भर सकते, तो चलो चलो एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं सर, ये वाला साल है, हमें सरकार ने बोला कि आपको टैक्स भरना कब है, 31/7, तो अगले साल में, इस साल थोड़ी भरेंगे टैक्स, 31/7/2024 में। यानी हमें सरकार ने एक डेडलाइन दिया कि भैया यहां से लेके हम आपको यहां तक का समय दे रहे हैं,
और यहां से यहां तक आप टैक्स भर दीजिएगा, और अगर इसको नहीं भर पाए आप इस टैक्स को, तो हम आपसे फाइन लेंगे, पेनल्टी लेंगे, बड़ी सारी चीजें लेंगे। तो ये क्या है, हमारा लास्ट डेट है, ये क्या है, हमारा लास्ट डेट। और समय समय पे गवर्नमेंट ना इस डेट को रिवाइज भी करती रहती है, बढ़ा भी देती है कई बार। ये लास्ट डेट है। तो आप ये जो समय है, ये जो समय है, ये वाला जो खाली समय है, इस समय में आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, अपनी बैलेंस शीट, P&L बैलेंस शीट सब तैयार करोगे। यानी इस समय में आप क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे। इस समय में आप क्या करोगे सर, इस समय में कैलकुलेशन करोगे। इस समय में क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे। तो आप इस समय कैलकुलेशन कर रहे हो। अगर मैं इस डेट पे इसमें पूछूं तो आप किसकी कैलकुलेशन कर रहे हो, कौन से खर्चे और कौन से इनकम की कैलकुलेशन कर रहे हो, मुझे बताओ। हम यहां पे तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, मुझे जवाब देना, क्या मैं इस साल की कैलकुलेशन कर रहा हूं, क्या मैं इस साल की कैलकुलेशन कर रहा हूं, इस साल की कैलकुलेशन इनकम की कर रहा हूं, या फिर मैं इस साल की इनकम की कैलकुलेशन कर रहा हूं। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, मैं कौन से इनकम की कैलकुलेशन कर रहा हूं, आप बताना। यहां से यहां तक का कैलकुलेशन कर रहे हैं, जवाब दीजिए, मैं कहां का कैलकुलेशन करूं। आपने बोला, मैंने बोला कि मैं यहां पे बैठ के कैलकुलेशन करूंगा, लेकिन किसकी कैलकुलेशन करूंगा, कौन से इनकम की कैलकुलेशन करूंगा, कौन से एक्सपेंस की कैलकुलेशन करूंगा, आप बताइए फटाफट। शिवानगी ने बोला सर प्रीवियस ईयर, नो सर प्रीवियस ईयर विल बी इनकम, इनकम वाली की प्रीवियस ईयर। तनिष्क ने बताया 1/4/23 से 24 तक, बिल्कुल सही। यानी अगर मैं इस साल में बैठा हूं, ये मैं अगर इस साल में बैठा हूं भाई साहब, तो इस साल में बैठा हूं, तो इनकम जो मैं कैलकुलेट करूंगा वो मैं पिछले साल का कैलकुलेट करूंगा, पिछले साल का कैलकुलेट करूंगा, पिछले साल का। अच्छा सर, इनकम निकालोगे आप पिछले साल का, तो पिछले साल को हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 में लिखा हुआ है। यानी आप इनकम टैक्स जमा करोगे कौन से वाले साल के ऊपर, प्रीवियस ईयर के ऊपर हमेशा। और सब जब कैलकुलेशन कर रहे हो, तो कैलकुलेशन कर रहे हो तो वो कौन सा साल है, सर ये वाला साल है 2024 और 25। जो कैलकुलेशन कर रहे हो वो 2024 और 2025। इस साल को जिस साल बैठ के कैलकुलेशन करते हैं उसको कौन सा साल बोला जाता है, असेसमेंट ईयर बोला जाता है। जिस साल कैलकुलेशन करते हैं उसको कौन सा साल बोला जाता है, असेसमेंट ईयर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन ही तो कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर। और इसको शॉर्ट फॉर्म में AY भी बोल सकते हैं, और प्रीवियस ईयर को शॉर्ट फॉर्म में PY भी बोल सकते हैं। ठीक है। यानी सर हम इनकम टैक्स जब कैलकुलेट करते हैं तो वो कौन सा साल होता है, असेसमेंट ईयर। जब भरते हैं इनकम टैक्स, वो कौन से साल के इनकम पे भरते हैं, प्रीवियस ईयर के इनकम टैक्स पे भरते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्योंकि आपने बताया पॉसिबल ही नहीं है। आपने क्या बताया सर, पॉसिबल ही नहीं है आप कैलकुलेट कर लो, तो दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स आ गए, एक हो गए प्रीवियस ईयर और एक हो गया असेसमेंट ईयर। आप बताओ हमारा इनकम कमाया कौन से साल जाता है, प्रीवियस ईयर में या असेसमेंट ईयर। हम इनकम अर्निंग प्रीवियस ईयर में करते हैं या असेसमेंट ईयर में करते हैं, बताइए। इनकम अर्निंग हम प्रीवियस ईयर में करते हैं या असेसमेंट ईयर में करते हैं, बताइए। आपके सामने एग्जाम्पल लिया, आप बताइए इनकम अर्निंग जो है वो प्रीवियस ईयर में करेंगे या फिर असेसमेंट ईयर में करेंगे। शिवानगी का जवाब है सर प्रीवियस ईयर, अमित का जवाब प्रीवियस ईयर, मनन का जवाब प्रीवियस ईयर, और भी सभी, तनिष्क का भी, अर्नव का भी, हितेश का भी, और किसका था, कृष नव का भी, और सभी बच्चों ने बोला प्रीवियस ईयर, बिल्कुल सही जवाब। यानी एक डिफाइन हुआ। तो मेरे से कोई पूछेगा कि भैया व्हाट डू यू मीन बाय द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर इज दैट ईयर इन विच ईयर इनकम इज अर्न। प्रीवियस ईयर वो समय होता है जिसमें हम पैसे को कमाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। असेसमेंट ईयर एंड असेसमेंट ईयर इज विच ईयर इन विच इनकम टैक्स कैलकुलेटेड। जिस साल हम क्या करते हैं, टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं, उसको क्या बोलेंगे सर, असेसमेंट ईयर। मैं ये भी बोल सकता हूं असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के जो बाद होता है उसको क्या बोलते हैं,
असेसमेंट ईयर, और असेसमेंट ईयर से पहले जो होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। सभी बच्चों ने सही बताया प्रीवियस ईयर। एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है यार कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए एक बार हम असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन पे अगर फोकस करते हैं तो क्या है हमारा असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन, इसको हम एक बार देख लेते हैं। असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन, थोड़े से डेट वगैरह इधर उधर हो गए होंगे तो मैं चेंज कर दूंगा। कहता है असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड 12 मंथ है। असेसमेंट ईयर 12 महीने का होता है, चेक करें। अगर मैं पूछूं कि भैया असेसमेंट ईयर, तो आप असेसमेंट ईयर के अंदर तो आप मुझे पूरी बातें बताओगे ना कि ईयर तो असेसमेंट ये वाला साल है जिस साल में आपने कैलकुलेशन किया है। तो हमेशा याद रखना असेसमेंट ईयर ऑलवेज 12 मंथ का होता है, लेकिन टैक्स आपको पहले देना होता है। इसने ये नहीं बोला टैक्स पेमेंट डेट क्या है, इसने बोला असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर हमेशा कितने महीने का होगा, 12 मंथ का होगा। कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, कब से स्टार्ट होगा, अप्रैल की पहली तारीख से। देखो कब से स्टार्ट हुआ, अप्रैल की पहली तारीख से, और एंडिंग हो जाएगा कब, देयर फॉर पीरियड सॉरी एवरी ईयर इट इज देयर फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल एंड 31 मार्च। फॉर एग्जाम्पल द असेसमेंट ईयर 2000, इसको 23-24 है, इसको मैं काट के करने जा रहा हूं, चलो विल बी कमेंस 23 एंड, ठीक है इसी को ले लेते हैं डेफिनेशन में, क्योंकि मैं लेटेस्ट वाले के हम जो पढ़ेंगे वो 23-24 नहीं पढ़ेंगे, 24-25। कहता है असेसमेंट ईयर मान लिया जाए 2023 और 24 है। विल बी ये रखा, 23 और 24 का मतलब क्या हुआ, ये स्टार्ट होगा 1/4/2023 से, एंड हो जाएगा 31 मार्च 2024 में। द टैक्स इज लेवेड, मतलब जो टैक्स लगेगा, लेवाइड का मतलब होता है हमारा टैक्स लगना, टैक्स लगना, टैक्स लगना, जो टैक्स लगेगा ईच ऑफ असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर में टैक्स लगने वाला है विद रिस्पेक्ट टू ऑन द टोटल इनकम अर्न बाय द एसएससी। एसएससी कौन होता है अभी हम देखेंगे भैया, एसएससी कौन होता है, एसएससी, एसएससी कौन होता है अभी देखेंगे। इन द प्रीवियस ईयर, जो इनकम आपने कमाया कब, प्रीवियस ईयर। अब भैया एसएससी कौन होता है, एक बार इसको डिफाइन कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला अगर आपकी इनकम 3 लाख है, उससे ऊपर है, तो आपको टैक्स भरना होगा। राम की इनकम 2 लाख है, मोहन की इनकम 4 लाख है, सोहन की इनकम 6 लाख है, राहुल की इनकम 2.5 लाख है। तो जो व्यक्ति टैक्स देने के लायक होता है उसको बोलते हैं एसएससी। जो टैक्स देने के लायक है एसएससी, आप टैक्स तो नहीं देते सरकार को, आप एसएससी नहीं हो। तो अगर मैंने यहां पे एग्जांपल लिया है तो आप मुझे बताइए क्या राम टैक्स देगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने बोला है जिसकी इनकम 3 लाख से ऊपर होगी उसको टैक्स देंगे। क्या राम देगा सरकार को टैक्स, बताओ मुझे फटाफट बताओ, क्या राम टैक्स देगा सरकार को या नहीं देगा। राम जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स जमा करने जाए कि ना जाए, तो जवाब है अर्नव का सर नहीं सर नहीं सर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो बड़ी सीधी सादी बात है, अगर राम टैक्स देने सरकार को नहीं जाएगा तो ये एसएससी, एसएससी नहीं है, एसएससी नहीं है। अब मोहन बताओ क्या टैक्स सरकार को देने जाएगा, मोहन क्या टैक्स सरकार को देने जाएगा, सभी बच्चों ने नो बता दिया था। मोहन क्या सरकार को टैक्स देने जाएगा, हाँ या ना बताओ, सरकार को टैक्स देगा या नहीं देगा। यस, हितेश का कहना है यस, अमित का कहना है यस, अर्नव का कहना है यस, तनिष्क का कहना है यस, कृष्णव का कहना है यस, अनूप, सब बच्चों का कहना है यस, यानी ये है एसएससी। क्या आप बताइए क्या सोहन एसएससी है या नहीं, आप जवाब दीजिए, क्या सोहन एसएससी है या नहीं, बताइए मुझे, सोहन एसएससी है या नहीं, सोहन एसएससी है या नहीं, यस और नो में जवाब दीजिए। यस यस यस, सभी का जवाब आ रहा है कि सर सोहन तो एसएससी है। ओके, सोहन एसएससी है। अब बताइए राहुल एसएससी है या नहीं, राहुल एसएससी है या नहीं, मुझे बताइए राहुल क्या एसएससी है या फिर नहीं है, राहुल, राहुल एसएससी है या फिर नहीं है,
जवाब आया, कृष्णा कहना, सब कह रहे हैं नहीं सर नहीं, राहुल एसएससी नहीं है सर, नहीं है नहीं है नहीं है, वेरी वेरी गुड। यानी सर कहना क्या था डेफिनेशन में, द टैक्स लगेगा ईच एसएससी, सभी एसएससी असेसमेंट ईयर में टैक्स लगेगा, कब, असेसमेंट ईयर, विद रिस्पेक्ट टू ऑन द टोटल इनकम अर्न बाय द एसएससी, यानी जिसकी इनकम एक थ्रेश होल्ड लिमिट, एक लिमिट से ऊपर होगी, उसी के ऊपर टैक्स लगेगा। और टैक्स कौन से वाले साल के ऊपर लगेगा, प्रीवियस ईयर। तो ये डेफिनेशन है असेसमेंट ईयर का, एक बार फिर से पढ़ देता हूं। असेसमेंट ईयर मीन पीरियड कितने पीरियड का है ये, ऑफ 12 मंथ, कमेंस फ्रॉम द 1 अप्रैल एवरी ईयर एंड देयर फॉर द 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एग्जाम्पल के लिए असेसमेंट ईयर 2023-24 में 1 अप्रैल को हमारा साल होगा, 31 मार्च 2024 को एंड होगा। और जो टैक्स लगता है वो असेसमेंट ईयर के अंदर लगाया जाता है, लेकिन इनकम जो होता है वो प्रीवियस ईयर पे होता है। और किस पे टैक्स लगता है, एसएससी पे लगता है। तो ये बातें इन्होंने बताई है। अच्छा सर, अब प्रीवियस ईयर क्या होता है सर? सेक्शन 3 कहता है प्रीवियस ईयर के बारे में, कहता है प्रीवियस ईयर मीन द फाइनेंशियल ईयर। ओहो, यानी सर प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू फाइनेंशियल ईयर, सेम ही होता है जी हाँ। प्रीवियस ईयर मीन फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, यानी असेसमेंट ईयर से जस्ट पीछे वाला जो साल होगा उसी को हम प्रीवियस ईयर बोलेंगे। इसका मतलब मान लेते हैं ये वाला साल है, ये मान लो 20 और 21 है, ये वाला साल है 21 और 22 है, ये वाला साल है आपका 23 और 22 और 23 है। आप इस साल बैठ के कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपके लिए प्रीवियस ईयर ये वाला माना जाएगा, ना कि ये वाला माना जाएगा, जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द। कहता है फाइनेंशियल ईयर मीन अ ईयर विच स्टार्ट फ्रॉम, अगेन ये अप्रैल एंड फ्रॉम 31 मार्च। लेकिन याद रखिएगा प्रीवियस ईयर जो होता है वो आपका 12 मंथ का भी हो सकता है और लेस देन 12 मंथ का भी हो सकता है, लेस देन 12 मंथ का भी हो सकता है। सर हाउ सर, 12 महीने का कैसे? मान लो मैंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, मेरे नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, सपोज करो मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने करा 15 अगस्त, 15 अगस्त को करा। अब ये ईयर मेरा कब खत्म हो जाएगा सर, 31/3। और इसके ऊपर टैक्स कब कैलकुलेट होगा सर, 1/4/2024 आपका स्टार्ट हो गया और खत्म होगा ये वाला साल 31/3/2025 में। ये साल में आप बीच में कहीं टैक्स निकालोगे तो ये वाला साल क्या होगा सर, असेसमेंट ईयर होगा। असेसमेंट ईयर कितने महीने का है, 12 महीने का। अब मुझे बताओ प्रीवियस ईयर क्या 12 महीने का है? नहीं सर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये तो हुए 6 2 8, यानी 7.5 महीने का, यानी 7.5 मंथ का। तो हम तो इसको प्रीवियस ईयर ही बोलेंगे ना। तो प्रीवियस ईयर कैन बी 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ, बट असेसमेंट ईयर ऑलवेज इक्वल टू 12 मंथ। क्या यहां तक सभी स्टूडेंट को समझ में आया? क्या किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है कि सर ये असेसमेंट ईयर क्या है और सर ये प्रीवियस ईयर क्या है? क्योंकि हम यूज करने वाले हैं। सर हमारे सिलेबस में ड्यू वालों ने बोला है कि भैया तुम्हारे लिए हम असेसमेंट ईयर पढ़ाएंगे हम तुम्हें, और असेसमेंट ईयर 2024 और 25 पढ़ाया जाएगा, यानी 2024 और 25 में जो जो कानून बने हैं वो पढ़ाया जाएगा। और प्रीवियस ईयर होगा दैट इज आपका 2023 और 2024। टैक्स 1961 में बन जरूर गया था, लेकिन ये हर साल अपडेट होता है, मोस्ट अपडेटेड है ये एक्ट, यानी ये कानून जो है हर साल अपडेट हो जाता है। सरकार ने टैक्स रेट में बदल दिया, सरकार ने कुछ भी बदला, पूरा कानून बदल जाता है। तो इसलिए अगर कोई बच्चे के पास पुरानी किताब है तो वो यूजलेस है उसके लिए। क्यों यूजलेस है? पता नहीं कहाँ पे क्या चीजें चेंजेस है, वो पुरानी चीजें पढ़ ले जो कि पूरी तरीके से एलिमिनेट खत्म हो चुका है, वो उसको भी पढ़ लेगा। इसलिए इनकम टैक्स के क्लास में आपको बुक्स जो होनी चाहिए एकदम न्यू होनी चाहिए। क्योंकि मैं पहले बताऊं तो टैक्स के 2 रेट हुआ करते थे। सरकार पहले बोलती थी कि आप पुराने रेट से लगाओ पहले, और अगर पसंद ना आए तो नए रेट पे आना। अच्छा,
यानी अगर मैं इससे पिछले साल में जाऊं, 2022 और 2023 में जाऊं, तो सरकार ने कहा था आपके पास एक ओल्ड रेट होगा, एक न्यू रेट होगा। पहले आप ओल्ड से लगा लो, नहीं पसंद आए तो न्यू में चले आओ। 25 में सरकार ने बोल दिया पहले न्यू से लगाओ, नहीं पसंद आए तो ओल्ड पे जाओ। हम आगे धीरे धीरे सारी चीजें सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर। तो ये सारी बातें हैं। किसी बच्चे को असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जाम में भी आया था, मैं अभी पेपर लिख भी रहा था, मैं दिखा देता हूं अगर मेरे पास होगा पेपर। कहाँ गया भैया पेपर? मैंने कॉर्पोरेट अकाउंट का भी पेपर देखा था। हाँ, इसमें आया, किसमें आया? देखो, पहला क्वेश्चन आया अभी लेटेस्ट, पिछले साल का पेपर है, आपको क्वेश्चन पेपर है ये। पहला क्वेश्चन आया भैया एसएससी का मीनिंग बताओ। मैंने बताया ना, अभी एसएससी का भी मीनिंग मैं बताऊंगा, तो एसएससी क्या होता है ये बताओ। उसके बाद अब मैं मिल जाएगा वैसे अभी, क्योंकि मैं सारे पेपर को अभी मैंने इकट्ठा नहीं किया है, मैंने लिखा तो था, ये रहा शायद। एक ये इनकम टैक्स का पेपर है, और ये है बीकॉम सीबीसीएस, बीकॉम प्रोग्राम का क्वेश्चन पेपर। और पहला क्वेश्चन हुआ आया कि इनकम प्रीवियस ईयर चार्जेबल तो असेसमेंट ईयर इज एक्सप्लेन रूल। भैया इनकम प्रीवियस ईयर में कमाया जाता है, असेसमेंट ईयर में चार्ज किया जाता है, एक्सप्लेन करो। क्या एक्सप्लेन करना है? एक्सप्लेन में यही थ्योरी लिखना है, असेसमेंट ईयर की थ्योरी और आपका प्रीवियस ईयर की थ्योरी खत्म, और हम बोल देंगे इस तरीके से कि ऐसे ही चार्ज किया जाता है। तो क्वेश्चन तो मान के चलो आपका पहला क्वेश्चन ये इनमें से कोई ना कोई आ जाएगा। ओके सर, अभी तक बात चल रही थी, क्या बात चल रही थी कि सर टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, और डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो कैलकुलेट कब होता है? वो कैलकुलेट होता है असेसमेंट ईयर में, लेकिन टैक्स जो दिया जाता है वो दिया जाता है प्रीवियस ईयर में। लेकिन सर जब ये कैलकुलेशन चली रही है तो बोला गया, मैंने अभी बताया कि आप प्रीवियस ईयर पे जो इनकम कमाएंगे, यानी जो प्रीवियस ईयर के इनकम पे क्या उस साल टैक्स देंगे या अगले साल? बताइए। मेरी जो इनकम प्रीवियस ईयर का होता है, प्रीवियस ईयर में ही उस पर टैक्स दे दिया जाएगा या असेसमेंट ईयर में टैक्स दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर में? मैंने इस साल पैसा कमाया, मैं इसी साल इस पे टैक्स दूंगा या अगले साल दूंगा? बताइए। मैं ये सारे नोट्स आपको अपडेट मिलेंगे, कमेंट में बताइए मुझे कब देना पड़ेगा। असेसमेंट ईयर सर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, बिल्कुल सही, नेक्स्ट ईयर। अब एक दुर्घटना बहुत सारी ऐसी हैं जिसको आपको फोकस करना होगा। बहुत सही सरकार ने कानून बनाया, कानून बनाने के बाद हुआ ऐसे, मैंने इस साल पैसे कमाया और मैंने 100 करोड़ रुपए कमाया, और मुझे लगा यार अब सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। 100 करोड़ रुपए पता है कितना टैक्स बनेगा? 40 करोड़ रुपए का टैक्स बनेगा। और मैं 30 मार्च को इंडिया छोड़ के भाग गया, दुबई सेटल हो गया, चल भाई दुबई में काम धंधा करेंगे, दुबई चला गया। अब जब मैं दुबई चला गया, अब इंडियन गवर्नमेंट मेरे को फोन लगाएगी, बोलेगी आजा भाई 40 करोड़ का टैक्स देने। मैं बोलूंगा मैं तो नहीं आऊंगा, जैसे विजय माल्या नहीं आ रहा, मैं बोलूंगा मैं तो नहीं आऊंगा। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट का कानून तो बर्बाद हो गया कि इनकम जिस साल कमाया उस साल टैक्स नहीं लिया, इसीलिए तो वो क्या हुआ, भाग गया। और ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर गवर्नमेंट ऐसा कानून बनाती कि इनकम कमाया, इनकम टैक्स अभी भर और फिर जाएगा, तो फिर वो भागता नहीं गवर्नमेंट के पैसे लेके। तो गवर्नमेंट ने प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स लगेगा नेक्स्ट ईयर में, असेसमेंट ईयर में। इसके बोले कुछ एक्सेप्शन, अगर ये सिम्टम्स ये कुछ मिले तो ऐसे सिचुएशन में असेसमेंट ईयर कुछ नहीं है, जिस साल इनकम कमाएगा उसी साल तुझे टैक्स देना पड़ेगा। हाँ सर ऐसा होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया। तो कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शन केस है वो देख लेते हैं एक एक करके। तो केसेस वेयर इनकम प्रीवियस ईयर असेस्ड इन द सेम ईयर, मतलब सर मैंने इनकम कमाया 1/4/2023 से लेके ईयर एंड हो गया 31/3/2024, सर टैक्स कब देंगे? सर टैक्स वैसे तो नॉर्मल लॉजिकल बनता है कि नेक्स्ट ईयर में कैलकुलेट करो, लेकिन ना ना ना, हमें टैक्स इसी साल भरना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोलेगी आप टैक्स डिपॉजिट कराओ, आपको टैक्स देना होगा, हमारे आपके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। कब? कुछ केसेस है जिसको एक्सेप्शन केसेस में रखा गया। सर कौन कौन से केसेस है वो बता दो तो और बढ़िया हो जाए। चलिए
अब पहला केस आता है हमारा शिपिंग बिजनेस, समझते हैं इसको। फर्स्ट केस आता है हमारा शिपिंग बिजनेस, नॉन रेजिडेंट। ओहो, नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस क्या है सर? शिपिंग बिजनेस, अब मान लेते हैं यूएसए, ये यूएसए है, ये यूएसए है भाई, नक्शा उक्सा पे मत जाना, ये यूएसए है, और ये है इंडिया, इंडिया, भारत, ये क्या है? इंडिया। इंडिया को भी तो बादल में बना देते हैं, ये है इंडिया। अब ये बीच में है समंदर, ये है समंदर, समंदर, क्योंकि इंडिया से और यूएस के बीच में समंदर है, 7 समंदर, ये है समंदर। अब हम यहां से कोई सामान मंगाएंगे, यहां से कोई सामान मंगाया तो वो किस पे आएगा सर? वो नाव पे आएगा। ये हमारा दैट इज बोट है, ये तो दिया बन गया, कोई बात नहीं, चलो ये बन गया नाव, शिप बन गया, वो शिप बन गया। अब बताओ, जब यूएस से मैं कोई सामान मंगाऊंगा और ये बेचेगा कहां पे? ये बेचेगा जाके इंडिया में। पैसा कौन देगा? इंडिया वाला। पैसा कौन देगा? इंडिया वाला व्यक्ति देगा, ठीक है। अब यूएस से शिप मंगाऊंगा तो बताओ, क्या पॉसिबल है एक दिन में आ जाए? मैंने कोई सामान मंगाया, क्या पॉसिबल है एक दिन में आ गए? और इस सभी के अंदर अंग्रेज बैठे हुए हैं, अंग्रेज, क्योंकि यूएस से आ रहा है, वहीं का व्यक्ति चला के आ रहा है। सब शिप में कौन है सर? अंग्रेज है। जब शिप आएगा मेरे पास आएगा, ये जब शिप मेरे पास चल के आएगा, तो मुझे बताइएगा आप, क्या ये पॉसिबल है कि मेरे पास ये शिप चल के एक दिन में आ जाए? क्या ये पॉसिबल है 1 महीने में आ जाए? क्या ये पॉसिबल है 24 घंटे में आ जाए? नहीं सर, नहीं पॉसिबल है। शिप को आने में 2 महीने भी लग जाते हैं, 3 महीने भी लग जाते हैं, और फिर वापस चला जाता है। यानी सर ये शिप यहां तक आने में लेट सपोज 3 महीने का टाइम लेता है, और यहां से इंडिया से इसने 5 करोड़ रुपए चार्जेस लिए। किसके? शिप यहां तक पहुंचाने का 5 करोड़ रुपए चार्ज लिया, मान लेते हैं। वैसे बहुत ज्यादा अमाउंट है, लेकिन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इसने 5 करोड़ रुपए चार्ज लिए। अब जब 5 करोड़ रुपए चार्ज लिए, तो ये शिप यहां से वापस जाएगा, वापस जाएगा, वापस जाएगा, और ये शिप कहाँ चले गया सर? ये शिप यूएसए में वापस आ गया। अब शिप कहाँ है? यूएसए में है। अब मान लेते हैं गवर्नमेंट कहता है कि भैया ये तो टैक्स दे के नहीं गया, क्योंकि पैसा तो इंडिया में कमाया। गवर्नमेंट का कहना है अगर इंडिया में पैसा कमाओगे तो इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने बोला असेसमेंट ईयर में आइयो। अब मैं असेसमेंट ईयर अगले साल में बुलाता रहा, भाई यूएस सिप वाले आजा आजा आजा, वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट मतलब भारतीय नहीं है वो। हम आगे रेजिडेंशियल वाले में चैप्टर में पढ़ेंगे। मैंने बोला भाई शिप आजा, टैक्स देना है तेरे को, बोला मैं तो नहीं आता। यानी ये शिप ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वापस ना आए। तो बोला गया कि अगर कोई शिपिंग बिजनेस में है और नॉन रेजिडेंट है 172, तो वो क्या कहता है कि भैया यूएस से जो शिप आया है इंडिया में, अब इंडिया से बाहर तभी निकलेगा वो, पहले तू टैक्स भर। 5 करोड़ के ऊपर आप 30% लगा लो, 1.5 करोड़ का पहले टैक्स भरो। टैक्स भर दिया। अब यहां से यहां पे ऑफिसर होते हैं, ऑफिसर बैठे होते हैं व्हाइट व्हाइट ड्रेस में, कस्टम वाले होते हैं। वो शिप यहां से वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, कस्टम वाले बोलते हैं इधर आ, तूने टैक्स भरा, पर्ची दिखा। वो पर्ची दिखाते हैं और फिर वो गेट खोल देते हैं, ये फिर वो यूएसए में चले जाते हैं। तो इनकम कमाया इसी साल और टैक्स भी कब भर दिया? इसी साल। तो एक पहला एक्सेप्शन मैंने आपको समझाया, क्या ये क्लियर है? हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, ये बातें आपको क्लियर है? हम पढ़ रहे हैं कि इनकम कमाया जाएगा जिस साल, उसी साल हमें टैक्स देना होगा। ये रूल बना हुआ है किसमें? इनकम टैक्स में। क्या यहां तक सभी स्टूडेंट को क्लियर है कि जैसे इसने इनकम, मान लेते हैं ये इंडिया के अंदर आया 1/4/2023 और 31/3/2024 के वाले साल में आया, इसको यहीं पे टैक्स देना है, अगले साल का इंतजार नहीं, और फिर जाएगा वापस। ठीक है सर, यहां तक क्लियर है, ओके। क्या और भी एक्सेप्शन है? हाँ भाई हाँ है। कहता है, क्या कहता है सर? कहता है असेसमेंट ऑफ पर्सन लीविंग इंडिया, मतलब लीविंग इंडिया परमानेंट, मतलब भैया भारत छोड़ के चला गया। विजय, विजय पता है कौन है? माल्या।
विजय माल्या इंडिया छोड़ के चला गया, सुप्रीम कोर्ट बोलता है विजय माल्या तू अगले महीने आइयो, नहीं तो तेरे को सजा सुनाएंगे। विजय माल्या बोलता है ठीक है सुना दियो। फिर सुप्रीम कोर्ट बोलता है यार मेरी बात नहीं मान रहा, विजय माल्या उससे अगले महीने आ जा, तेरे को धमका रहा हूं नहीं तो बहुत बुरा मारूंगा मैं तेरे को। तो भाई विजय माल्या बोलता कोई बात नहीं मैं नहीं जा रहा। तो इंग्लैंड के अंदर विजय माल्या एकदम आराम से रह रहा है, और इंडिया के 10,000 करोड़ रुपए लेके गया हुआ है वो बैंक से लोन। बैंक वाले जा ही नहीं पाते, ला ही नहीं पा रहे विजय माल्या को, ऐसा कानून है। तो यानी कोई व्यक्ति अगर इंडिया से परमानेंटली बाहर जाएगा तो उसको, उस व्यक्ति को आपने जिस साल टैक्स कमाया है उसी साल जमा करना होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये रहा हमारा एग्जाम्पल, देखो ये है हमारा, ये है मोहन। मोहन, अब मोहन ने क्या करा, 1/4/2023 से 30/3/2024 तक भारत में रहा। ये 2024 तक ये कहाँ रहा सर, ये भारत में रहा, भारत, ये भारत में रहा। भारत में रहने के बाद अब क्या हुआ सर, क्या हुआ, ये भारत में रहा। अब जब ये भारत में रहा तो भारत में के दौरान इसने 100 करोड़ रुपए कमाए, 100 करोड़ रुपए इसकी इनकम थी। अब मोहन बोलता है कि भैया मुझे तो जाना चाहिए। मोहन जो है, मान लेते हैं ये जो मोहन है, मोहन यहां से जाना चाह रहा है। कहाँ जाना चाह रहा है उसकी मर्जी है। वो मान लेते हैं अगेन इसको भेज देते हैं, कहाँ भेज दें, यूएसए भेज देते हैं, बहुत दूर भेज देते हैं, यहां जाना चाह रहा है। इसको जाने के लिए सबसे पहले इसको बाय कैसे जाएगा, बाय एयर जाएगा। एयर यानी हवाई जहाज से जाएगा, ये एरोप्लेन से जाएगा। तो इसको एक फ्लाइट की टिकट लेनी होगी, और फ्लाइट में टिकट लेते हैं ना, तो फ्लाइट में चढ़ना इतना सरदर्दी है भाई साहब, इतनी चेकिंग, ये चेकिंग वो चेकिंग, सब चेकिंग होता है। तो जब ये मोहन मोहन यहां से निकलेगा, निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया, फ्लाइट लेने जैसे ही निकला, फ्लाइट लेने जैसे ही जाएगा, उसी जगह पे जो वहां का इंस्पेक्टर है वो पकड़ लेगा, बोलेगा भाई दिखा तू जा रहा है, तेरा पासपोर्ट दिखा। तो मोहन जो है वो फट से पासपोर्ट दिखाएगा। अब पासपोर्ट पे बोलेगा भैया तू किस लिए जा रहा है। तो अगर पासपोर्ट पे, मोहन के पासपोर्ट पे अगर लिखा है कि ये इंडिया छोड़ के परमानेंटली जा रहा है, वीजा लगा हुआ है, तो बोलेगा अब तू नहीं जाएगा, पहले जो तूने ये 100 करोड़ रुपए कमाए हैं उस 100 करोड़ रुपए पे पहले मुझे क्या दे, इस 100 करोड़ रुपए के ऊपर टैक्स दे, फिर तेरे को जाने देंगे। अच्छा सर, फिर जाने देंगे, यानी मोहन फिर से यहां से आएगा और 100 करोड़ रुपए पे पहले टैक्स देगा। कब देगा, अभी देगा, 30 तारीख को जा रहा है इसी साल। फिर वो टैक्स देने के बाद वो धीरे 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 कहां पहुंच जाएगा सर, यूएसए पहुंच जाएगा। तो कौन सा केस हुआ कि हमने जिस साल इसने कमाया उसी साल टैक्स दिया। अगर कोई पर्सन इंडिया से परमानेंटली छोड़ के जा रहा है तो ऐसे सिचुएशन में उसको टैक्स दे के जाना पड़ेगा, उसके लिए असेसमेंट ईयर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बना। ये पासपोर्ट पे लिखा होता है कि आप जा रहे हो किस पर्पस के लिए, जॉब के लिए जा रहे हो या परमानेंट जा रहे हो या घूमने के लिए जा रहे हो, ये सारी चीजें वहां लिखा होता है पासपोर्ट पे जब हम वीजा लेने जाते हैं तो। अच्छा सर, दो केस और भी कोई केस है ना, और भी कोई केस है, ये रहा असेसमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म्ड अ पर्टिकुलर इवेंट। ओहो, पर्टिकुलर इवेंट क्या कहना है। अब मान लेते हैं एक व्यक्ति ये है, मैं इस पूरे लाइन को मैं थोड़े अभी आधा समझा देता हूं, आधा अगली क्लास में कवर होने वाला है ये लाइन, क्योंकि जब हम पर्सन की डेफिनेशन देखेंगे तो ये राम है और ये मोहन है। राम और मोहन ये भी ठेकेदार और ये भी ठेकेदार। अब मान लेते हैं ये क्या करता है, मकान में ये पत्थर लगाने का काम करता है, पत्थर लगाने का काम करता है, और ये मकान के अंदर घिसाई करने का काम करता है। समझ पा रहे हो, मैं बिल्कुल बिल्कुल सिंपल शब्दों में बोल रहा हूं। जब हम पत्थर लगवाते हैं, मार्बल लगवाते हैं, तो उस पर घिसाई करवाना पड़ता है। इसको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट का मिल गया,
पूरी मेट्रो स्टेशन पे इसको मार्बल्स लगाने हैं, पत्थर लगाने हैं, उसके बाद उस पर घिसाई करना है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मैं एक ही व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं पत्थर लगाने वाले को दूंगा अलग और घिसाई वाले को अलग। मैंने बोला एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो दोनों काम करे। अब राम और मोहन आपस में मिल जाते हैं, तो ये भी एक अलग व्यक्ति इंडिविजुअल, ये भी एक अलग व्यक्ति इंडिविजुअल, ये राम और मिल जाते हैं आपस में। मिलने के बाद वो क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट के पास जाते हैं और बोलते हैं भैया हम ये दोनों काम करेंगे। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, कितने टाइम में? इसने बोला 6 महीने में काम करेंगे। 6 महीने में इन दोनों ने काम किया और काम करने के बाद टेंडर कंप्लीट, और फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो बेसिकली ये पार्टनरशिप नहीं हुआ, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। हम और भी देखेंगे, या हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोल देते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के नाम से जानते हैं। तो इसके ऊपर ज्यादा क्लियरिटी मैं बाद में दे पाऊंगा, जब मैं पर्सन की डेफिनेशन कराऊंगा, सेक्शन 231 जब मैं कराऊंगा तब बताऊंगा। अच्छा सर, इनकम टैक्स में देखो बहुत सारे सेक्शन आएंगे, क्या हमें सेक्शन याद करने? ना जी ना, आपको सेक्शन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे इनकम टैक्स में 1 से लेके 298 तक सेक्शन आएंगे, और इसको हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है याद करने के लिए। जहां पे याद करने की जरूरत होगी मैं खुद बताऊंगा। तो ये एक एक्सेप्शन केस था। पहला एक्सेप्शन केस क्या था कि भैया आप इसको, मैं सिंपल फॉर्म में बोलूं, शॉर्ट टर्म के लिए कोई बिजनेस बनाओगे, अलग हो जाओगे, तो आपको टैक्स देना है। असेसमेंट ईयर आपके लिए नहीं है, क्योंकि बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है आपका। सिंपल, अगर आप इंडिया से परमानेंटली जा रहे हो तो आपको उसी साल टैक्स देना है। अगर आप शिपिंग बिजनेस में हो, नॉन रेजिडेंट, उसी साल टैक्स देना है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई बिजनेस बनाते हो तो उसी साल टैक्स देना है। और क्या है सर? और सर कहता है पर्सन लाइकली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अवॉइड टैक्स। अगर कोई, अब पहले नहीं था, अब जैसे कि इंट्रोड्यूस किया गया कि भैया कोई भी पर्सन अगर ऐसा है जो प्रॉपर्टी के ऊपर, प्रॉपर्टी मतलब घर मान लेते हैं, घर, घर पे टैक्स अवॉइड कर रहा है, टैक्स को बचाने के लिए कि भैया अगले साल कर दूंगा टैक्स को, इनकम को टुकड़ों में बांट देता हूं। क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि भैया 3 लाख रुपए पे तेरा क्या होगा, टैक्स लगेगा। तो घर बिका मान लेते हैं 6 लाख का, और गवर्नमेंट ने बोला 3 लाख से ज्यादा होगा, तो इसने क्या करा, 3 लाख इस साल ले लिया, 3 लाख अगले साल ले लिया, इस साल भी टैक्स से बच गया, अगले साल भी टैक्स से बच गया। तो गवर्नमेंट कहेगा भैया तुमने टैक्स बचाने के लिए ये कानून बनाया है, तो तुम्हारे लिए अगले साल का कोई चक्कर नहीं है, इसी साल तुम्हें टैक्स देना होगा। एक सिंपल सा डेफिनेशन है इसका। अगला, डिसकंटिन्यू बिजनेस। आप बिजनेस को बंद ही कर रहे हो, सेक्शन 176 के हिसाब से आपने बिजनेस को क्या कर दिया, बंद कर दिया, अब नहीं चला रहे है बिजनेस। भाई बिजनेस नहीं चला रहे तो आप कैलकुलेट कर लो टैक्स, और सरकार को तभी टैक्स भर दो। कोई आपके लिए असेसमेंट ईयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये मैं सारे के सारे आपको एक्सेप्शन बता रहा हूं यहाँ पे। तो हमारे कितने एक्सेप्शन थे सर? टोटल 5 थे। 5 में पहला एक्सेप्शन था शिपिंग बिजनेस, दूसरा एक्सेप्शन था इंडिया को छोड़कर जा रहे हो, तीसरा एक्सेप्शन था बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसको हम बाद में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चौथा, अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स को अवॉइड, ट्रांसफर करते हो, अ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स के लिए करा जा रहा है, तो तुम्हारे लिए ऐसा असेसमेंट ईयर नहीं है। सर अवॉइड कैसे करेगा, इसकी ज्यादा जानकारी पढ़ने के लिए हमें सेक्शन 175 पढ़ना पड़ेगा, हमें पूरा डिटेल में नहीं लिखना एग्जाम में, हमें इतना ही लिखना होता है। इसके बाद डिसकंटिन्यू, आपका बिजनेस ऐसा है जो कि बार बार बंद कर देते हो, बंद हो रहा है आपका बिजनेस, तो ऐसे बिजनेस को डिसकंटिन्यू बिजनेस के कैटेगरी में रखा गया है। अच्छा सर, आज क्या क्या पढ़ाई करी हमने? क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है तो थोड़ी छोटी क्लास रख रहा हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा दूं। सर इनकम टैक्स कैलकुलेट करके तो टाइम लगता है, तो सेम प्रीवियस ईयर में कैसे टैक्स दे पाएगा? इसलिए दे पाएगा क्योंकि टाइम तो लगता है, वो बीच में ही जाएगा, कभी भी साल खत्म करने के बाद जाएगा ही नहीं, वो हमेशा जाएगा बीच में साल के। तो जब बीच में जाएगा तो हम बोलेंगे भैया अब तू जितनी इनकम कमाया उसके ऊपर आप टैक्स निकालो और फिर जाओ। वो साल के एंड में कभी भी नहीं भागेगा, वो जब जाएगा तभी उससे टैक्स निकलवा लेंगे और तभी उससे टैक्स भी ले लेंगे। और कई बार वो बोलता पता नहीं चल रहा, तो हम बोलते हैं पहले तो तू अंदाजे से हमें टैक्स भर दे, एडवांस टैक्स, बाद में तू निकालता रहिए। सर इनकम कैसे कमाया, रेजिडेंशियल स्टेटस में तनिष्क क्लियर करेंगे हम। जैसे जब कभी भी मान लेते हैं कि इंडिया में अगर कोई अमेरिकन आता है और वो बिजनेस करता है, मान लो एडिडास है, एडिडास एक क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इंडिया के अंदर बिजनेस कर रहा है, कंपनी तो बाहर की है, तो ऐसे सिचुएशन में जो इनकम कमा रहा है उस इनकम के ऊपर टैक्स वो इंडिया में देगा, ना कि वो जाके अपनी कंट्री में देगा।
तो आज हमने क्या पढ़ा सर? आज हमने असेसमेंट ईयर देखा, और क्या देखा? प्रीवियस ईयर देखा। मतलब सर हम असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं और प्रीवियस ईयर पे टैक्स कैलकुलेट होता है, बस यही देखा। और प्रीवियस ईयर के इनकम पे कई बार हम प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देते हैं, जो कि एक्सेप्शन में थे, जहां 5 पॉइंट देखें। पहला पॉइंट क्या देखा? अगर आप इंडिया को परमानेंटली छोड़ के जा रहे हो तब उसी साल टैक्स देना है। दूसरा, अगर शिपिंग बिजनेस में नॉन रेजिडेंट हो तो उसी साल टैक्स देना है। अगर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो उसी साल टैक्स देना है। प्रॉपर्टी टैक्स बचाने के, अवॉइड करने के लिए उसी साल टैक्स देना है। बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हो तो भी उसी साल टैक्स देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 वापस से बता दीजिए। पॉइंट नंबर 4 सर प्रॉपर्टी टैक्स। हम इसको आगे देखेंगे, वैसे तो मैंने बस पॉइंट नंबर 4, हम जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे, यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफर का मतलब जब बेचा जाता है, जब आप अपने घर को बेचते हो ना, 10 लाख का खरीद के आपने मान लो 1 करोड़ का बेच दिया, तो आपने 90 लाख रुपए का टैक्स कमाया है। इस 90 लाख रुपए पे इनकम कमाया है, तो इस 90 लाख पे आपको टैक्स देना है। सिर्फ ये टैक्स बचाने के लिए आप अवॉइड टैक्स, टैक्स को बचाने के लिए अगर आप ऐसा कोई हरकत करते हो तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई तेरे से हम अगले साल नहीं टैक्स लेंगे, जिस साल घर बेचा है तू उसी साल टैक्स को भर दे। अगर ऐसे गवर्नमेंट को अंदाजा होता है तो ऐसा करते हैं। ये बातें सेक्शन 175 में लिखा हुआ है। सर क्या आप बोल रहे 75 में लिखा हुआ है, तो क्या हमें सेक्शन 175 पूरा पढ़ना है? कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी बताइए। यहां तक अभी तक जितना पढ़ाया गया है, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है सर? बस 3 चीजें पढ़ाई हैं, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर के एक्सेप्शन, बस।